तुनवाल को देख के बाकी बहुत सारे ईवी इंडस्ट्रीज इसमें एंटर हुए, उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वही एक यूनिक है। हम ऐसे ऐसे और इस टाइप की टेक्नोलॉजी और नई ला रहे हैं। फ्यूचर में ईवी एनर्जी ही सबसे बड़ी एनर्जी होने वाली है। ईवी एनर्जी मीन्स सन एनर्जी। सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कैसे करना है। तुनवाल मोटर्स फर्स्ट 2013 में स्टार्ट किया था विदाउट एनी सपोर्ट के। ना कोई बैकग्राउंड है, ना उसके लिए एजुकेशन है, जस्ट एक जुनून की भी देश के लिए कुछ करना है। और एक नॉर्मल इंसान जिसको ये सब जो नॉलेज ही नहीं है, और वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट कर रहा है, तो उसको देख के बहुत सारे लोगों ने कि भाई तुनवाल कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। Hello friends, I'm Chandran Iyer, editor and publisher of Corporate Tycoons magazine. Today I have with me a great visionary, a man who is really an epitome of success, a man who has achieved immense popularity and success. But the most interesting aspect is that this man's story is literally a rags to riches story. This man, once upon a time, literally lost everything and everything into ashes, and he rose back like a phoenix. I'm talking about the man, Mr. Jhumarmal Tunwal. Tunwal ji, welcome to Corporate Tycoons. सर, ये जानना चाहता हूँ, आपने जो शुरुआत की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है आपका। आपने आपने जो बिजनेस जो शुरू किया उसमें बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। थोड़ा सा अपने इस उतार चढ़ाव के बारे में जरा बताएंगे आप? देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो उतार चढ़ाव तो एक लाइफ का पार्ट ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सिर्फ आपके पास चढ़ाव ही चढ़ाव है तो आप इतना स्पीडली नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, मेरा लाइफ जो बैकग्राउंड है नॉर्मल है। हम फार्मर हैं, कास्ट माली है और खेती करते हैं। पिताजी बीएसएनएल में जॉब भी करते थे और साथ में फार्मिंग का भी। अभी रिटायर हो गए हैं तो जॉब कर रहे हैं। मेरा एक छोटे गांव से एजुकेशन हुआ है, रायपुरिया गांव, चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है, सातड़ा गांव के पास में। 8th स्टैंडर्ड वहाँ से हुआ और उसके बाद में 12th है वो चूरू से हुई। 12th के बाद में फिर मैंने आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचा कि इराक जाएंगे और वहाँ से कुछ हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अगले जीवन व्यापन के लिए कुछ अर्न करेंगे। बट वो चीज़ नहीं हुई और मैं मुंबई आ गया और मुंबई से 5 मंथ्स जॉब किया। जॉब करने के बाद में वो जॉब भी छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। और उस टाइम मेरी एज थी 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जस्ट क्रेडिट पे ख़रीदो, क्रेडिट पे बेच दो, और ऐसा करके ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद से हम कर। सर 18 इयर्स बड़ी काफ़ी तारीफ़ के काबिल बात है। सर एक 18 इयर्स का लड़का, माँ बाप तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा पढ़े लिखे, बहुत एक अच्छा जॉब मिले। तो ये 18 इयर्स से एक जॉब का, ये थोड़ा एलैबोरेट करके बताएंगे आप? वो होता है जब आपके फादर बहुत रिच हैं या वो सेटिस्फाइड इनकम ला रहे हैं, इजीली घर चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगी। आप अच्छा खासा एमबीए भी करेंगे, ग्रेजुएशन भी करेंगे। पर जहाँ पे फैमिली बड़ी है और इतनी फैमिली में इनकम नहीं है, तो 18 ईयर्स हो या 17 ईयर्स हो, मेरे साथ में कुछ पढ़ने वाले बच्चे
जब भी वो 14 साल के थे तभी काम पे लग गए थे, क्योंकि उनके पास अर्न करने के लिए इतना इनफ मनी नहीं था या इतना अनाज नहीं था, तो वो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी उन्होंने 14 ईयर्स की एज में ही उन्होंने मेरे सामने देखते देखते वो लोग जॉब पे लग गए थे। महीने की सैलरी उनकी थी 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ सैलरी थी, तो वो लोग काम पे लग सकते हैं। तो फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए हम क्यों नहीं काम पे लग सकते? तो इसके लिए वो एज ए 17 ईयर्स हो या 18 ईयर्स हो या 12th पास हो या 10th पास हो, काम अगर करने का मन में है तो एनी एज इज ओके। सर बड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम एन 18 ईयर्स, ये एक बात ये है, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर जो फील्ड है बड़ा ही टेढ़ा रास्ता है। यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर लोग भी जो है गिर जाते हैं। आज अगर आप देखें तो बहुत से स्टार्टअप्स, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से शुरू किया और आज इसको इतना बड़ा किया, तो इसके पीछे क्या क्या दिक्कतें आई इसके बारे में ज़रा बताएंगे आप? देखिए, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो दिक्कतें आएगी ही, दिक्कतें आएगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दिक्कतें तो देखो बहुत सारी आती है, दिक्कतों में कुछ ये नहीं है। हाँ, हमने क्या किया और उससे क्या अपना स्टेटस बना। अभी हर एक किसी को अपना स्टेटस बनाना रहता है, तो स्टेटस बनाने के लिए मैंने जॉब की, जॉब से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का बिजनेस किया। उससे जो मुझे और फैमिली को जो रिक्वायरमेंट है वो उससे मैंने फुलफिल करके ली। देन उसके बाद में जो मुझे चाहिए था कि भाई अभी अपनी फैमिली के लिए सब चीज़ें इनफ है, तो क्यों ना अपने को अपने देश के लिए भी करना चाहिए। देश, समाज, अपना गांव, अपना शहर, अगर वो सब चीज़ें है तो ही अपन है, क्योंकि समाज के लोग ही अपने को पहचानते हैं, बाहर तो कोई नहीं पहचानता है। आप चांद पे जाके बैठो, कितना भी अचीवमेंट कर लो, कुछ भी काम करो, कोई देखने आएगा? कोई नहीं देखने आएगा। जहाँ पर अपने से लोग और सीख सकते हैं, जिससे अपना समाज सुख रूप से आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए जो कर रहे, वो चीज़ फिर मैंने स्टार्ट करके ली। और 2013 में एक नया नया एक दिमाग में आ गया, कुछ तो अभी नया करके लेंगे, क्योंकि अपनी मिलिट्री बॉर्डर पे रह के सेवा करती है, तो क्यों ना अपन अंदर बैठ के, अब यहाँ पर बैठ के भी अपन अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का चूज करके लिया था, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, देश को अपन एक क्लीन एनर्जी दे सकते हैं। अपने पास टोटली डिपेंडेंट है क्रूड के ऊपर। आज जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, और उससे अपने देश को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, आगे आने वाले सालों में भी और ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, तो उसका अल्टरनेट निकालना ज़रूरी है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, गवर्नमेंट खुद थोड़ी आके काम कर सकती है। काम तो अपनी पब्लिक को ही करना पड़ेगा, पब्लिक को करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये चीज़ स्टार्ट की कि भाई आज से 10 साल बाद में ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी, उससे बेस्ट कि अपन खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट का मैंने, जब भी हम गांव में खेती करते थे, तब हमारे गांव में ऑलमोस्ट हर चीज़ें खेती से ही मिलती थी, चाहे वो खाने का सामान हो या हमारे पशुओं के लिए हो। बाहर से बहुत, सिर्फ नमक एक ऐसी चीज़ थी जो बाहर से आती थी, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें वहीं से ही होती थी, और सभी लोग सुखी थे। आज अपने को कोई भी सामान इधर से उधर लाना ले जाना है, तो उसके लिए साधन यूज़ करने पड़ रहे हैं, और उसमें जो फ्यूल लग रहा है, उस फ्यूल के बदले मेरा कैलकुलेशन ऐसा कह रहा है कि आज जो खेती में जितनी भी इनकम होती है, उसका 40% हिस्सा फ्यूल के रूप में अपने को बाहर देना पड़ता है। 100 रुपये का अनाज होता है तो उसका 40 रुपये का बाहर देना पड़ता है, अपने पास 60 रुपये का ही बचता है। और अब तो तो सर और भी दिक्कत है मेरे ख्याल से, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन आ रहा है, गैसेस नहीं मिल रहे हैं, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जो सिग्निफिकेंस है और भी बढ़ जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया सन एनर्जी। पहले गांव में खेती होती तब सन एनर्जी से ही सब चीज़ें होती थी, बारिश भी उससे होती थी,
और पेड़ पौधे भी सब उससे होते थे, अनाज भी उससे उसी से ही होता था, पशु भी उसी चारे को खा के और उसकी एनर्जी अपन यूज़ करते थे। उसके बाद में क्रूड आ गया, क्रूड से फिर ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर से बसेस, ट्रक ये सब आ गए। अब जो उन सब साधनों की अपने को सबको आदत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, तो उसका अल्टरनेट हमने ढूँढा है। और अल्टरनेट ये है कि भी जितने भी बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर जो अपने को सबको रोज़मर्रा के इसमें यूज़ होता है, कोई भी सामान इधर से उधर मूव करना है, तो वो सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अभी बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके सब डेवलप करके लिया कि सन एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। सोलर बन गया, सोलर से उस एनर्जी को स्टोरेज करना और स्टोरेज करके उसको डे नाइट एनी टाइम कभी भी यूज़ करो, जिससे अपनी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कम करी जा सके। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। तो आपको लगता है कि अभी जो इंटरनेशनली जो हो रहा है, इसके कारण इस प्रकार के सोलर और ई व्हीकल्स का डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको लगता है? हाँ, ये डेफिनेटली बढ़ेगा ही, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डे बाय डे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा वॉल्यूम बनेगा उससे इसकी कॉस्ट कम होएगी। और इधर फ्यूल की कॉस्ट है वो बढ़ते जा रही है, प्लस उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होते जा रही है। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक सबसे बढ़िया अल्टरनेट एनर्जी है, जिसको सभी लोग आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सन की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसी एनर्जी को सोलर के थ्रू कन्वर्ट के और पावर स्टोरेज के अभी छोटे 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 पावर स्टोरेज बन रहे हैं। कल यही बड़े बड़े डैम बन जाएंगे, जैसे पानी के डैम होते हैं कि बारिश आई तब डैम में इकट्ठा कर लिया और उस पूरे साल भर यूज़ करो। वैसे ही पावर स्टोरेज के डैम बनते जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिसमें क्रूड की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन खुद पूरा अपना कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिससे यानी बाहर से कुछ लेने की, सिर्फ बाहर देंगे, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। सिर्फ एक मेरे जहन में एक आता है, सप्लाई चेन का। क्योंकि क्या है, आज के जितने भी हम ये जो मटेरियल्स है बनाने के लिए, ई व्हीकल है बनाने के लिए, ये मेरे ख्याल से भारत में नहीं बन रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वी आर सोर्स फ्रॉम चाइना। तो ये कहीं ना कहीं इसका बॉटलनेक क्रिएट हो सकता है क्या, और इसको कैसे हम कर सकते हैं, उसको वो करना पड़ेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी है वो सभी टाइप की टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे नहीं बन सकती। कुछ कंट्रीज़ में अलग टेक्नोलॉजी बन रही है, कुछ कंट्रीज़ में अलग टाइप के सोर्स हैं। आज लिथियम है, लेड है, डिफरेंट डिफरेंट, वो हर सभी टाइप के खनिज एक ही कंट्री में नहीं मिल सकते। आज मान लो खाड़ी देश में क्रूड मिल रहा है, अपने देश में स्टोन मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉपर मिल रहा है। ये सब चीज़ें अलग अलग, उन सबको लेने के लिए अपने को उनके सामने अनाज दे सकते हैं। अपने पास अनाज का अभी पूरा इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, उसके सामने अपन यहाँ से टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। बहुत सारे अपने पास ह्यूमन बॉडी, इतने सारे पॉपुलेशन है, तो जो काम कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर देके उसके सामने टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उसके सामने अपन कंप्यूटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हैं। तो वो रॉ मटेरियल कुछ वहाँ से ले रहे हैं, तो उसके सामने कुछ उनको जो लग रहा है वो अपन दे रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कुछ आइटम में बैलेंस नहीं है, बट कुछ आइटम में बाद में बैलेंस हो जाएगा। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो सामान अपने को चाहिए वो कुछ वॉल्यूम कम है, इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है हर चीज़ इधर बनने लग जाएगी, तो उससे अपना अपन स्वतंत्र होकर अपन काम कर सकते हैं उसमें। सर, अगर ये मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ तुनवाल, यानी कि इसकी खासियत क्या है, तुनवाल मोटर्स की कुछ इंटरेस्टिंग खासियत क्या है? क्योंकि अभी बहुत जगह पे अभी आ चुके हैं इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके तुनवाल मोटर्स को डिफरेंशिएट करती है? देखिए, तुनवाल मोटर्स फर्स्ट कि 2013 में स्टार्ट किया था विदाउट एनी सपोर्ट के। ना कोई बैकग्राउंड है, ना उसके लिए एजुकेशन है, जस्ट एक जुनून की भी देश के लिए कुछ करना है। और एक नॉर्मल इंसान जिसको ये सब चीज़ें नॉलेज ही नहीं है और वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट कर रहा है, तो उसको देख के
बहुत सारे लोगों ने कि भाई तुनवाल कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए, हम तो इजीली कर सकते, अपने पास फंड्स है, ये है। तुनवाल के पास तो फंड्स भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, और उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया करके और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सकते। सबसे फर्स्ट ये कि तुनवाल को देख के बाकी बहुत सारे ईवी इंडस्ट्रीज इसमें एंटर हुए, उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वही एक यूनिक है। हम ऐसे ऐसे और इस टाइप की टेक्नोलॉजी और नहीं ला रहे हैं। आज तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस टाइप की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में तुनवाल एक बहुत बड़ा ग्रुप ईवी में और पावर में एक बहुत बड़ा ग्रुप उभर के आएगा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू सर। सर तो इस बात पर मुझे और एक बात याद आ रही सर कि एक आपने जब ये शुरू किया था तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि आपका सब कुछ जलकर राख हो गया था। उस राख उसके बारे में बताइए, उसके बाद वापस आप कैसे उठे। देखिए कैसा है, लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। बिजनेस है, बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल क्या होने वाला है अपने को नहीं मालूम पड़ रहा, बट उससे हार नहीं मान के और उसको वापस, क्योंकि पहले भी तो खड़ा ही तो किया था ना, थोड़ी कोई अपने को बाबा फैमिली ने दिया है, खुद ने क्रिएट किया हुआ है। और वो ठीक है, एक टाइम ख़त्म हो गया, वापस भी तो क्रिएट कर सकते हैं, और वापस क्रिएट करेंगे तो उससे और ज़्यादा बेटर क्रिएट करेंगे, और उससे एक जंप भी मिलता है कि पीछे जो गलतियां हुई है वो वापस नहीं होनी चाहिए, उससे एक अपने को सीख मिलती है। और वापस करना इट्स नॉट हार्ड, मैं तो उसको हार्ड इतना डिफिकल्ट नहीं मानता हूँ, कर सकते हैं। बट आपके अंदर उस टाइप की हिम्मत को, कॉन्फिडेंस को जगा के रखना ज़रूरी है कि अपने ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं और अपने अंदर क्या कैपेबिलिटी है जिससे ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम कर सकते हैं तो अपने को देख के बाकी लोग हैं वो कितने और पॉजिटिव आएंगे, फिर वो लोग भी उसी टाइप से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सर वो छोटा अमाउंट नहीं था जब आपने शुरू किया, जब आपने जो सब कुछ लूज़ किया था, मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ का लॉस हुआ था। एम आई राइट? कितना? 16 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था, और मैं मेरा सब कुछ बेचने के बाद में भी -8 करोड़ से लॉस में चला गया था। बट उस चीज़ को, वो एक बहुत ख़राब समय था और उसको मैंने भुला दिया है। आपने भुला दिया, लेकिन उसका क्या सबक है जो आपने हमेशा शायद याद रखा होगा? देखो उसको, ये सब हैपन हुआ है, इसके लिए अभी क्या बताए, वैसा हैपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैपन नहीं होता तो आज हमारे पास 500 की जगह पे 1 लाख एम्प्लॉयमेंट होते, ऐसा मेरा थिंक है। क्योंकि उस टाइम अगर ये ब्रेक नहीं लगता बीच में तो आज हमारे पास 1 लाख एम्प्लॉयमेंट होते, और आज हम एक बहुत बड़े लेवल पे, बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ में एक बड़ा ग्रुप के साथ में खड़े हुए होते। बट वो ब्रेक लग गया, इसके लिए ठीक है, थोड़ा लेट सही, लेकिन वापस हम उस लेवल पे उससे आगे, बहुत आगे निकल आए हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ा टारगेट लेके बैठे हैं, इजीली उसको कंप्लीट करेंगे। सर आपके बारे में और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की है। आपने फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं किया है। लोगों की एक धारणा है कि मुझे आईआई में करना चाहिए, आईआईटी करना चाहिए, ये सब पूरा एजुकेशन करना चाहिए। लेकिन इतना करने के बाद भी दे आइदर बिकम एन इंजीनियर और दे कहीं कभी फॉरेन चले जाते हैं, बट दे वर्क अबाउट दैट थिंग। आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आपके बाकी के जो एमबीए और वो सब है वो आपके यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। तो आपका एजुकेशन के बारे में क्या एक्सपीरियंस है और क्या ओपिनियन है ये? देखिए, जितना ज़्यादा हाई एजुकेशन लेंगे उतना आप एम्प्लॉयमेंट में ही जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एजुकेशन लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन और उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये आपको मालूम हो जाएंगे। देन आप ऐसी सिचुएशन में बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज ये स्टार्ट करूंगा तो ये प्रॉब्लम है, ये करूंगा तो ये प्रॉब्लम है, ये करूंगा तो ये प्रॉब्लम है। उससे बेस्ट आप एजुकेशन को, प्रैक्टिकल एजुकेशन लो, प्रैक्टिकल एजुकेशन लो। अब मेरा एमबीए नहीं हुआ, बट मैं बोल रहा हूँ मेरा एमबीए हुआ है। कैसे हुआ है कि मैंने जैसे से बिजनेस किया तो जो सप्लायर है उसका मैंने
सब चीज़ें कैच की, और जिनको मैं दे रहा हूँ उनके पास से उनकी लैंग्वेज कैच की, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो डील करके ले रहे हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल एमबीए हो गया मेरा। तो वो जिस इंसान के अंदर सीखने की क्षमता है और वो सीखने के इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो कभी भी सीख सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम कॉलेज में ही जाके सीखे। बेसिक जो एजुकेशन है वो 10th तक हो जाती है। 10th में ऑलमोस्ट बेसिक हर चीज़ें सिखा दी जाती है। आगे की जो चीज़ें सीखनी है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को इंजीनियरिंग करनी है, बढ़िया है, इंजीनियरिंग करो, क्योंकि वो इतना बारीकी से इंजीनियरिंग, तो वो उसी सेक्टर में फिर लगे रहता है। बट 10th तक ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आ जाते हैं। So, what is the most important thing that is needed for a good businessman? क्या क्वालिटीज है जो बहुत ज़रूरी है? तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज आपको लगता है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है? ऐसा कुछ है ही नहीं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उसको आ, नम्रता आनी चाहिए एक तो। फिर नम्रता से बात करेंगे तो आप हर चीज़ काम कर सकते हैं। सर, इस एनर्जी क्राइसिस में व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ईवी एनर्जी? फ्यूचर में ईवी एनर्जी ही सबसे बड़ी एनर्जी होने वाली है। ईवी एनर्जी मीन्स सन एनर्जी। सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कैसे करना है, और फ्यूचर में यही सबसे ज़्यादा चलने वाली है। फॉर एग्जांपल, आज एक किसान ट्रैक्टर यूज कर रहा है और गुड्स को मूव करने के लिए अदर ट्रक और ये सब यूज कर रहे हैं। किसान का कॉस्ट आज फ्यूल के कारण कॉस्ट बहुत बड़ा आ रहा है। वो जब ईवी यूज करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और क्लीन उनको क्लीन वातावरण मिलेगा। सन एनर्जी से वो चार्ज करेगा और उसी से ही खेती करके लेगा, और उसी से वो मूव करेगा कि यहाँ पर जो अनाज नहीं है वो दूसरी जगह देगा, और वहाँ पे जो चीज़ें वो वहाँ से इधर लाएगा। ये किसान का हो गया। सेम वैसा ही ट्रक है, बसेस है, ये सब इलेक्ट्रिक ईवी के ऊपर ही चलेंगे। जैसे आज ट्रेन अपनी दौड़ रही है, पूरी लाइट से चल रही है, तो उसमें अपना कितना कॉस्ट सेविंग हो रहा है। अपना अगर कॉस्ट सेविंग होता है तो अपने प्रोडक्ट अपन दूसरे कंट्री को इजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन अपने पास जितनी हाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको सबको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ये है ईवी का पावर फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में ईवी और सन एनर्जी को सही यूटिलाइजेशन करके अपन अपने देश की जनता को सही क्लीन वातावरण दे पाएंगे, सही एजुकेशन दे पाएंगे, सबको खाना मिलेगा, सबको आवास मिलेगा। ये ईवी का फ्यूचर मैं मान रहा हूँ, और उसको एकदम फुली सक्सेस करने के लिए हम इसमें फुल काम पे लगे हुए हैं। सर, आप R&D में आपका काफ़ी चल रहा है ना, मेरे ख्याल से आपकी यू हैव अ सेपरेट R&D यूनिट है टुंडवाल मोटर। ईवी के इसमें देखो, R&D एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हम खुद ही करके ले रहे हैं। एक्चुअली अपने देश में इस चीज़ का बहुत ही बड़ा अभाव मान सकता हूँ, कि R&D के ऊपर अपनी गवर्नमेंट है इतना नहीं ध्यान दे रही है। अदर कंट्रियों में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट R&D के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस उनको प्रोवाइड करवा रही है न्यू जनरेशन को। लाइक जैसे यूएस है, चाइना है, बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज है, तो उधर वो लोग अपने से क्यों एडवांस है? क्यों? क्योंकि उनके यंग जनरेशन को R&D के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो इजी अवेलेबल हो जाते हैं। विदाउट इक्विपमेंट या विदाउट रॉ मटेरियल आप क्या R&D कर लेंगे? ठीक है, आपके पास ब्रेन है, सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट तो चाहिए। इसके लिए हम खुद ही उस चीज़ को करके ले रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरा कहना है कि भी गवर्नमेंट को इस चीज़ों में स्पेशली ध्यान देना चाहिए। हम खुद आने वाले फ्यूचर में R&D के लिए आने वाली जनरेशन को फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे,
हो सकेंगे उतने इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वो चीज़ का हमने फेस किया है। आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ें मिलेगी तो आज नहीं तो कल अपना देश भी एडवांस होएगा। Very interesting point. Sir, in the next 5 years, कहाँ देखना चाहते हैं आप तुनवाल ई मोटर्स को? अगले 5 सालों में 50,000 एम्प्लॉयमेंट के साथ में देखना चाहता हूँ। 50,000 एम्प्लॉयमेंट का तुनवाल का ग्रुप होना चाहिए। इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट के साथ में तुनवाल ग्रुप को डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचाएंगे। Thank you very much, Tunwal ji. That's really a great ambitious, and I wish you all the best. And thank you very much for talking to corporate tycoons. That was Mr. Jhumarmal Tunwal, a man who rose from ashes, and today he dreams big. He is definitely a big thinker. So, friends, keep watching Corporate Tycoons, the Big Thinkers magazine.